हेलो एवरीवन। मैं सर्वज्ञ अग्रवाल टीम विदिक वर्ष से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे कि टॉट्स की प्लेलिस्ट है जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बेसिक्स ऑफ लेजिस्लेशन, बेसिक्स ऑफ केस लॉ, और आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट की वीडियोस आती रहा करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉस ऑफर क्या होते हैं, जेनरल ऑफर क्या होते हैं, स्टैंडिंग ऑफर जिनको ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर भी कहा जाता है वो क्या होते हैं, और फिर इनविटेशन टू ऑफर या फिर इनविटेशन टू ट्रीट क्या है, या फिर ये ऑफर से अलग कैसे होते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रॉस ऑफर क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। मैंने 1 जनवरी को आपको एक ऑफर दिया कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं इतने रुपयों के लिए। मैंने आपको वो ऑफर दिया, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। यहां एक प्रॉमिस हो गया हम दोनों के बीच में, और फिर वो आगे की और कंडीशंस फुलफिल होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा। करेक्ट। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? 1 जनवरी को मैंने आपको एक लेटर के द्वारा एक ऑफर भेजा है कि मैं अपनी गाड़ी इतने रुपए के लिए, लेट्स से XYZ रुपए के लिए बेचना चाहता हूं। ठीक है। सेम डे पे आपने भी एक लेटर मेरे को पोस्ट किया है बिना मेरे ऑफर को जाने कि आप मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं सेम XYZ रुपयों के लिए। तो यहां हम दोनों सेम गाड़ी की बात कर रहे हैं, सेम रुपए की बात कर रहे हैं, सब कुछ सेम है। लेकिन यहां एक वैलिड एक्सेप्टेंस तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने एक ऑफर दिया था और आपने भी एक ऑफर ही दिया था, जो कि एक क्रॉस ऑफर हो गया, जो कि एक क्रॉस ऑफर हो गया। करेक्ट। और हम ये जानते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तभी फॉर्म हो सकता है इफ ए पार्टी हैविंग द नॉलेज ऑफ एन ऑफर फ्रॉम द अदर पार्टी हैज एक्सेप्टेड द सेम। लेकिन यहां आपको मेरे वाले ऑफर की कोई जानकारी थी ही नहीं और आप एक अपना इंडिपेंडेंट ऑफर बनाना चाह रहे थे। इसे कहते हैं क्रॉस ऑफर। इसे कहते हैं क्रॉस ऑफर। अब ये एक बात ये जाननी जरूरी है कि क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। क्रॉस ऑफर हमने समझ लिया। काउंटर ऑफर क्या होते हैं? काउंटर ऑफर होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैं ये पेन जो है आपको 1000 रुपए में बेचना चाहता हूं। ठीक है। आप मुझसे कहते हैं कि नहीं सर्वज्ञ, मैं ये पेन 950 रुपीज में खरीदूंगा। मैं ये पेन 950 रुपीज में खरीदूंगा। मैं कहता हूं मैं नहीं बेचूंगा। आप कहते हैं चलो 1000 में दो। मैं कहता हूं अब मैं वापस नहीं बेचूंगा, अब मैं 1000 में भी नहीं बेचूंगा। तो आप मुझे सू कर देते हैं कि भाई तुमने 1000 कहा था, मैंने अब 1000 को एक्सेप्ट कर लिया, अब मुझे वो पेन बेचो। तुम कैसे नहीं बेच सकते हो? तुम मना कैसे कर सकते हो? बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। लेकिन इसमें ये माना नहीं जाएगा, ये आपका पॉइंट बिल्कुल नहीं माना जाएगा। क्यों? मैं समझाता हूं। मैंने आपको 1000 रुपए के लिए पेन बेचने को कहा, दैट वॉज एन ऑफर। आपने मुझे जब कहा कि मैं 950 रुपीज में ये पेन लूंगा, यू मेड ए काउंटर ऑफर टू मी। आपने मेरे को एक काउंटर ऑफर दिया जिसे मैंने रिजेक्ट कर दिया और हमारी सारी खेल खत्म। पिछला जितना हुआ है वो खत्म। फिर आपने जो मुझसे कहा नहीं अब मैं 1000 में ही खरीदूंगा, वो फिर अगेन दूसरी चीज चालू हुई। वो जो सबसे पहला ऑफर था मेरा 1000 रुपए का, वो उससे रिलेटेड नहीं हुआ। क्यों? पहले ऑफर हुआ, काउंटर ऑफर हुआ, रिजेक्ट हुआ, खत्म। अगर मैं उस काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता तो ये माना जाता कि आपका जो काउंटर ऑफर था वो मेरे लिए ऑफर था और मेरी जो एक्सेप्टेंस थी वो ओरिजिनल एक्सेप्टेंस होके एक प्रॉमिस फॉर्म हो गया था। ये भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट साउंड कर रहा होगा, चाहे तो आप रिवाइंड करके वापस सुने, आपको समझ आ जाएगा। जब मैं एक ऑफर दे रहा हूं और आप उस पर काउंटर ऑफर दे रहे हैं तो वो एक नया ऑफर चालू हो गया है। पिछला जो था वो खत्म हो गया है सब। मैंने ऑफर दिया, आपने काउंटर ऑफर दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, खत्म। फिर जब आपने 1000 रुपए में पेन खरीदने को कहा तो वो आपका एक वो था, नया चीज थी। वो पुरानी चीजों से कहीं तक भी रिलेटेड नहीं थी। इसलिए वो एक ऑफर फॉर्म हो ही नहीं सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो ही नहीं सकता है। यह अंतर होता है क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर में, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। क्रॉस ऑफर का कोई ऐसे लैंडमार्क जजमेंट नहीं है। सिंपल, अगर आप कहीं भी आपको लिखने की जरूरत पड़ती है तो आप ये एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल स्लाइड में मेंशन कर रखा है। इसकी मदद से आप अपना आंसर को इलैबोरेट कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं जनरल ऑफर के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ जनरल ऑफर इज एन ऑफर टू द पब्लिक एट ए लार्ज, एन ऑफर टू द पब्लिक एट ए लार्ज, एंड एनीवन हु परफॉर्म्स द कंडीशंस ऑफ द ऑफर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। तो हमने यहां दो चीजें पढ़ी। सबसे पहले क्या, ऑफर जो पब्लिक एट ए लार्ज को दिया जाए और जो भी उस ऑफर की कंडीशनों पे काम करे, उन्हें परफॉर्म कर ले, वही ही उसकी एक्सेप्टेंस के तौर पर ले लिया जाएगा। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पढ़ा था चाचा भतीजे का। एक आदमी था, उसका भतीजा खो जाता है, वो अपने नौकर को भेजता है, फिर एडवर्टीजमेंट देता है। उस जजमेंट का मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो अगर उसी केस की स्टोरी देखी जाए, तो उस आदमी ने एडवर्टीजमेंट दिया था कि जो मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 501 रुपए का इनाम दूंगा। तो क्या उसने किसी स्पेसिफिक आदमी के लिए कहा था ये कि भाई अगर अगर दो चीजें हो सकती हैं, जब मैं कहूं कि अगर तुम मेरे लिए मेरे भतीजे को ढूंढ के लाओ तो मैं तुम्हें 501 रुपए दूंगा। क्या है ये? स्पेसिफिक ऑफर। मैं सिर्फ आपको दे रहा हूं ये ऑफर, अगर आप इसे फुलफिल करेंगे तो ही एक्सेप्टेंस होगा। हम दोनों के बीच की बात है, और फिर आपको वो एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा मुझे कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं आपके भतीजे को ढूंढने जा रहा हूं। ठीक है। दूसरी तरफ मैं एक एडवर्टीजमेंट छाप देता हूं, दीवारों पे चिपका देता हूं पूरे शहर की, कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 501 रुपए का इनाम दूंगा। तो ये क्या हुआ? मैंने समाज के लिए एक ऑफर बनाया। अब उसमें से कोई भी बंदा जो मेरे भतीजे को ढूंढने जाता है और भतीजे को ढूंढ के ले आता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। उस बंदे ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, और जब वो भतीजे को ढूंढ के ला देगा मैं उसे 501 रुपए का इनाम दूंगा, और ये हम दोनों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बात आती है कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस की। हमने पढ़ा कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ऑफरर को। बिल्कुल सही बात है कि भाई आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मैंने आपको ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि विदाउट एन एक्सेप्टेंस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी फॉर्म्ड। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात है। इसी के ऊपर एक केस आया, बहुत लैंडमार्क केस है, कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस। ठीक है, जरूर याद रखना होगा आपको, ये मुंह जबानी रटा होना चाहिए, स्टोरी फैक्ट सब बता रहा हूं मैं भी आपको। तो इस केस में क्या हुआ था, एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी करके, तो उस समय बीमारी फैल रही थी इन्फ्लुएंजा नाम की। तो वो बीमारी चरम सीमा पे थी, तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक अपना प्रोडक्ट निकाला, स्मोक बॉल करके उन्हें कहा गया। और उसने ये कहा कि हमारी कंपनी की इन स्मोक बॉल्स को जो एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के लिए खाएगा, सेवन करेगा, उनका जैसे हम बता रहे हैं वैसे करेगा, वो इन्फ्लुएंजा को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, है ना, उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, वो बंदे को कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ठीक है, चलिए। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर ये हमारी कंडीशंस को फॉलो करने के बाद, माने गोली खाने के बाद, जिस समय हम बता रहे हैं उस हिसाब से इतने महीने तक जो भी उन्होंने वो दी थी, वो खाता है और तब भी उसे इन्फ्लुएंजा होता है, तो हम उसे एक इनाम देंगे, हम उसे 100 पाउंड का इनाम देंगे। और इसी के लिए, इस इनाम को देने के लिए ही हम बैंक अकाउंट में इतना पर्टिकुलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने 1000 पाउंड जो है वो सबमिट भी कर दिए थे बैंक में कि हम इसमें से आपको इनाम दे देंगे। ठीक है, ये उन्होंने कह दिया। फिर एक लेडी थी कार्लिल करके, उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के लिए वो स्मोक बॉल्स खाई, सब कुछ हुआ, उन्होंने बिल्कुल ठीक से, बिल्कुल जो जैसे मेंशन था प्रिस्क्रिप्शन उसी हिसाब से यूज किया उन बॉल्स को, लेकिन उन्हें तब भी इन्फ्लुएंजा हो गया। फिर उन्होंने कंपनी से पैसे मांगे कि भाई लाओ मेरे पैसे, तो मुझे तो इन्फ्लुएंजा हो गया, मैंने तो तुम्हारी दवाई भी खाई थी। तो कंपनी कहती है कि नहीं, कि ऐसा थोड़ी ना है, कि देयर वाज नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, नो, आपने हमें कम्युनिकेट थोड़ी ना किया कि आप एक्सेप्ट कर रही हैं ऑफर। जब आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कंपनी ने ये कंटेंट किया। चलिए, ये बात अब कोर्ट पहुंची। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि इट वॉज एन ऑफर टू ऑल द वर्ल्ड। इट वॉज एन ऑफर टू ऑल द वर्ल्ड। एन ऑफर टू ऑल द वर्ल्ड मीन्स अ जनरल ऑफर, एन ऑफर टू बिकम लाइबल टू एनीवन who before it is retracted, before it is revoked, performs the conditions। यहां कंडीशन क्या थी? उस गोली का सेवन करना, जैसे जैसे बताया गया है। तो यहां कार्लिल ने वो सेवन भी किया था। The contract is made with that limited portion of the public who come forward and perform the condition on the faith of the advertisement। आपने एक पूरी जनरल पब्लिक को एक ऑफर दिया कि भाई ऐसे ऐसे जो जो हमारी गोलियों को खाएगा इस समय के लिए, और उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, है ना, अगर हुआ तो हम पैसे वापस देंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इस दुनिया में 100 लोग हैं, है ना, 100 लोगों को आपने एडवर्टीजमेंट दिया है,
उनमें से 80 लोग ही आपकी गोली का सेवन करते हैं। तो यही तो कहा जाएगा कि उन 80 लोगों ने आपका ऑफर एक्सेप्ट करा है, उन 80 लोगों ने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया है। उन 20 लोगों ने नहीं किया क्योंकि उन्होंने वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करी। अगर उन्हें इन्फ्लुएंजा होता है वो आपको सू नहीं करेंगे, लेकिन उन 80 में से अगर वो कोई गोली खाते हैं बिल्कुल परफेक्टली जो आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया उस हिसाब से, और फिर उन्हें इन्फ्लुएंजा होता है, तो वो आपको सू करेंगे और आपको उन्हें पैसा भी देना पड़ेगा। थस इट वाज हेल्ड दैट द डिपेंडेंट्स वर लायबल। आशा करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है। थोड़ा अभी आप इसे एक दो बार रीड करेंगे, एक दो बार शायद वीडियो को आप रिवाइंड करके देखिए, आपको इजीली समझ आ जाएगा अगर पहली बार में नहीं समझ आ रहा है तो। आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ते हैं स्टैंडिंग ऑफर, जिसे ओपन या कंटिन्यूइंग ऑफर भी कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले तो। एन ऑफर मे बी अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सच एन ऑफर इज ए स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। बहुत सिंपल चीज है, इजीली से एग्जांपल के साथ समझते हैं, फिर एक केस लॉ पढ़ेंगे। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक मैंने आपको एक वो दिया कि 1000 बेल्स ऑफ कॉटन आपको सप्लाई करनी है मेरे को। जब जब मैं आपसे मांगूंगा तब तब आप मुझे वो सप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मैं आपको सप्लाई करने के लिए रेडी हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 जनवरी को मैंने सबसे पहले कहा आपसे कि मुझे 50 बेल ऑफ कॉटन चाहिए। ठीक है, आपने अब एक्सेप्ट कर लिया, हां मैं 50 बेल आपको 21 जनवरी तक भेज दूंगा। 21 जनवरी को मेरे पास डिलीवरी आ गई, 15 जनवरी को यह काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 15 फरवरी को मैं कहता हूं भाई अब हमारा ऑफर खत्म, अब मुझे और कॉटन की जरूरत ही नहीं है। तो आप कहते हैं कि भाई ये तो गलत है, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट 1000 बेल्स का हुआ था ना, आपने तो सिर्फ 50 ऑर्डर किए अब तक, तो आपको 950 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कहा, तो इसमें क्या होता है कि नहीं, मुझे नहीं देने पड़ेंगे आपको 950 बेल्स के पैसे। क्यों? जो 1000 बेल्स का जो वो कॉन्ट्रैक्ट था, दैट वाज जस्ट एन ऑफर टू सप्लाई 1000 बेल्स ऑफ कॉटन। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज विल बी कंक्लूडेड ओनली व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड। तो जब 15 जनवरी को मैंने आपको 50 बेल्स ऑफ कॉटन का ऑर्डर दिया और आपने उसे एक्सेप्ट करा कि मैं 21 जनवरी तक भेजूंगा, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 50 बेल्स के लिए बना था और मैं उसके लिए ही पैसे देने के लिए लायबल ठहराया जाऊंगा। आप समझ गए? बाकी के 950 बेल्स के लिए मैं कभी भी रिवोक कर सकता हूं जब तक मैं ऑर्डर ना दूं। अब यही एक कंडीशन लेते हैं, मानिए मैं आपको ऑर्डर दे देता कि अब मुझे 15 फरवरी को चाहिए 50 बेल, तो फिर मैं वो रिवोक नहीं कर सकता, मैं फिर वो सिर्फ 900 बेल्स जो बची हैं उनके लिए रिवोक कर सकता हूं। ये एक ओपन ऑफर चल रहा है हम दोनों के बीच में। जब जब मैं ऑर्डर प्लेस करता रहूंगा तब तब हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश होता रहेगा। आप समझ गए? जब जब ऑर्डर प्लेस होगा, then it will constitute an acceptance of the offer, binding contract। ठीक है, अब इसका केस पढ़ते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मडाला थाथिया। तो इस केस में भी सिंपल सिमिलर स्टोरी है। ठीक है, तो जो रेलवेज डिपार्टमेंट था, है ना, उसने टेंडर्स मंगाए कि भाई 14,000 माउंट्स ऑफ केन जैगरी चाहिए हमें रेलवे के ग्रेन शॉप्स के लिए। ठीक है, तो जो प्लेंटिफ था उसका टेंडर एक्सेप्ट कर लिया गया इन दी फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, मतलब प्लेंटिफ ने आपको एक स्टैंडिंग ऑफर दिया है। ठीक है, अब उस टेंडर में एक ये भी स्टिपुलेशन था कि जो प्लेंटिफ है वो कभी भी सप्लाई जो था उसे रोक सकते हैं जब तक एक ऑर्डर प्लेस ना हो। ठीक है, इट वॉज हेल्ड टू बी अ वैलिड वन। It was held that the plaintiffs are bound only for such quantities for which specific orders have been placed। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझाया, जब जब मैं ऑर्डर देता जाऊंगा तब तक हमारे बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश होता रहेगा। बाकी का चाहे हमने जितनी क्वांटिटी फिक्स कर रखी हो वो नहीं एस्टैब्लिश होगा क्योंकि उनका ऑर्डर ही प्लेस नहीं हुआ है, क्योंकि एक ओपन ऑफर है, क्योंकि एक ओपन ऑफर है। अब समझते हैं व्हाट इज एन इनविटेशन टू ऑफर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वंस अगेन। तो क्या होता है, एक था ऑफर, ठीक है, अब आ रहा है इनविटेशन टू ऑफर। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन समझते हैं कि इनविटेशन टू ट्रीट और इनविटेशन टू ऑफर समटाइम्स ओइंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ सम अदर फैक्टर्स अ पर्सन मे नॉट मेक एन ऑफर बट मेक सम स्टेटमेंट और गिव सम इंफॉर्मेशन टू इनवाइट ऑफर्स ऑन दैट बेसिस। मैं एक ऑफर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सामने वाले से चाह रहा हूं कि आप लोग मुझे ऑफर्स दें। ठीक है, आप लोग मुझे ऑफर दें जिसे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, फिर हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जैसे कि पिछले केस में पढ़ा, टेंडर मंगाना, सबसे बेसिक एग्जांपल इसका टेंडर मंगाना। गवर्नमेंट होती है, टेंडर रिलीज करती है कि भाई टेंडर भेजो अपने पास। तो जब भी कोई आदमी टेंडर भेजता है, ठीक है,
तो वो ऑफर बना रहा है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक इन्विटेशन टू ऑफर निकाला, क्या? टेंडर दो मुझे। दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन ऑफर। दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। वो टेंडर, जब सामने वाली पार्टी एक टेंडर दे रही है, वो एक ऑफर है जो कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर सकती है, और उसके एक्सेप्टेंस के बाद सामने वाली पार्टी और गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए इनवाइट्स पर्सन टू एन ऑक्शन। दिस इज एन इन्विटेशन टू ट्रीट। मैं एक ऑक्शन कर रहा हूं, मानिए फॉर एग्जाम्पल एक पेन की, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं मैं पेन बेचना चाहता हूं, जिस जिसको आना है वो ऑक्शन में आ सकता है। दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। आप मेरी ऑक्शन में आते हैं और बिड लगाते हैं कि ये मैं पेन 50 रुपए में खरीदूंगा। क्या है ये? ऑफर है। इसका एक्सेप्टेंस जो है मैं दूंगा। कैसे दूंगा? कन्वेंशनल मोड क्या है? हथौड़ा मारते हैं, 50 रुपए एक, 50 रुपए दो, 50 रुपए तीन। जैसे ही वो हथौड़ा डल जाएगा 50 रुपए तीन के उस पे, तो एक वैलिड एक्सेप्टेंस हो जाएगा। यहां से ऑफर, मैंने इनविटेशन टू ऑफर दिया था, वहां से आपकी तरफ से एक ऑफर आया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। मैं इस ऑफर को, इनविटेशन टू ऑफर को कभी भी रिवोक कर सकता हूं। कैसे? कैसे? मैं हैमर जब तक ना डले उससे पहले रिवोक कर सकता हूं। मैं ऑक्शन भी कैंसिल कर सकता हूं जब तक मैं उसे एक्सेप्ट ना करूं। एक बार मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो फिर उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। एक केस हुआ था, बहुत ही लैंडमार्क केस है, वंस अगेन इनविटेशन टू ऑफर का, हार्वे वर्सेस फेसी। इसे बंपर हॉलपेन केस भी कहा जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ कि डिफेंडेंट्स जो थे उनका एक लैंड था, प्लॉट ऑफ लैंड, जिसे बंपर हॉलपेन कहा जाता था। तो प्लेंटिफ्स ने उन्हें एक टेलीग्राम भेजा और पूछा, उन्होंने दो सवाल पूछे उनसे। सबसे पहला, क्या आप हमें बीएचपी माने बंपर हॉलपेन बेचोगे? हमें सबसे कम दाम बताइए। दो क्वेश्चन थे, क्या आप हमें बेचोगे? हमें सबसे कम दाम बताइए, ठीक है? डिफेंडेंट ने कहा सबसे कम दाम 900 पाउंड है। सबसे कम दाम 900 पाउंड है। तो यहां डिफेंडेंट ने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर किया, सेकंड क्वेश्चन का। उसने जो पहला क्वेश्चन था कि क्या आप हमें बेचोगे, उसका तो कभी आंसर किया ही नहीं ना। उसने तो सिर्फ इतना कहा 900 रुपए, 900 पाउंड है सबसे लोएस्ट प्राइस। प्लेंटिफ ने कहा हाँ ठीक है, हम खरीद लेंगे 900 पाउंड में, बेचो हमें, हमें टाइटल डीड्स दो। तब क्वेश्चन कोर्ट के पास क्या आया कि जो टेलीग्राम था डिफेंडेंट्स का, क्या वो एक ऑफर था? जब उन्होंने कहा 900 पाउंड में हमारा लोएस्ट प्राइस है 900 पाउंड, तो क्या वो एक ऑफर था? तो प्रीवी काउंसिल जो थी, उसकी जो जुडिशियल कमिटी थी, उसने कहा कि डिफेंडेंट्स ने सिर्फ दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया था। जो प्लेंटिफ्स का सबसे पहला वाला टेलीग्राम था, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन था, डिफेंडेंट्स ने सिर्फ उसे आंसर किया, और उसे आंसर करने में उन्होंने सिर्फ एक इन्विटेशन टू ट्रीट दिया, इन्विटेशन टू ऑफर दिया, ठीक है? और जो प्लेंटिफ का सेकंड टेलीग्राम था, जब उन्होंने कहा कि हाँ हम 900 पाउंड में खरीदना चाहते हैं, वो एक ऑफर था डिपेंडेंट्स के लिए, और उस ऑफर को एक ऑफर के तौर पे देखना चाहिए, ना कि एक एक्सेप्टेंस के तौर पे। अब जो डिपेंडेंट्स हैं वो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। इस केस में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था कभी। वापस समझते हैं, एक बार शुरुआत से जब चलेंगे इजीली आपको समझ आएगा। प्लेंटिफ ने एक टेलीग्राम भेजा, क्या आप अपना ये लैंड बेचोगे? सबसे कम दाम बताओ। तो डिफेंडेंट ने लिखा 900 पाउंड है सबसे कम दाम। इट वॉज हेल्ड टू एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। इट वॉज हेल्ड टू एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। फिर जब प्लेंटिफ ने वापस टेलीग्राम भेजा और उसमें लिखा कि हाँ हम 900 पाउंड में खरीदने को तैयार हैं, अपनी टाइटल डीड्स भेजो, दैट वॉज एन ऑफर। दैट वॉज एन ऑफर। उसके बाद ये डिफेंडेंट्स के ऊपर था, वो उसे एक्सेप्ट करते रिजेक्ट करते। इस केस में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। इसीलिए एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। तो हमने क्रॉस ऑफर्स पढ़े, काउंटर ऑफर पढ़े, इनविटेशन टू ऑफर पढ़ा, जनरल ऑफर पढ़ा, कंटिन्यूइंग, स्टैंडिंग, ओपन ऑफर पढ़े। तो इजी टॉपिक है। इस वीडियो को चाहे तो एक बार और अगर आप देखेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा, रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो समझ आ जाएगा। इजी केस लॉज हैं, इन केस लॉज को आप पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और याद रखिएगा जो मैंने कहा है कमेंट करने को, वो कमेंट जरूर कीजिएगा उस केस लॉ का नाम जो हमने जनरल ऑफर में रिलेट किया है। पिछली वीडियो में जो केस लॉ पढ़ाया था वो आज के जनरल ऑफर में भी लग सकता है। उस केस का नाम मैं आप सभी द्वारा कमेंट सेक्शन में चाहता हूं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो के अंत तक आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट।
अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए यूट्यूब पे, हमारे चैनल को लाइक, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ अगर आपका हमारे लिए कोई रिकमेंडेशन है, सजेशन है, आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें हमारी मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं vidikverse@gmail.com, या फिर आप हमें इंस्टा पे भी रीच आउट कर सकते हैं vidikverse पर। वंस अगेन थैंक यू सो मच।